हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में देखा था तथा उसके पहले के क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग 500 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो नेट के एग्ज़ाम में हो चाहे यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, उसमें आने वाले जो क्वेश्चन है उसका गेस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल्स के साथ बने रहिए। और जो प्रीवियस ईयर का जो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है सॉल्व पेपर का, इसमें हम लोगों ने हरियाणा लोकसभा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, उसके लेकर हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था। चलिए आज से हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 40 तक। ये क्लास 2 है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग पूरा लाइव डिस्कशन इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है यानी 21 जो क्वेश्चन है वो है कि किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता और प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर किया था। तो ये जो है ये एल ड्यूमा ने किया था, जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता और प्रदूषण के आधार पर। तो एल ड्यूमा यानी इनका पूरा नाम है ल्यूस ड्यूमा। तो सुचिता का अर्थ होता है शुद्धता और प्रदूषण का अर्थ हो गया पोल्यूशन, यानी सुचिता एवं प्रदूषण, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की जो अवधारणा थी वो ल्यूस ड्यूमान ने दी थी। उनका विचार था कि भारत एक ऐसा सामाजिक देश है, एक ऐसा धार्मिक देश है, यहाँ की जो जाति व्यवस्था है वो पूरी तरह से किस पर आधारित होती है, शुद्ध संस्तरण पर आधारित होती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो जाति व्यवस्था की जो विश्लेषण है वो सुचिता और प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसने वाक्यांश अल्प विकसित का विकास कहा को गढ़ा है। ये एजी फ्रैंक के द्वारा गढ़ा गया है अल्प विकसित का विकास। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जैसा कि समाज में सोचा गया है कि जिस प्रकार का विकास होना चाहिए वैसा विकास संभव ना हो, उसके अपेक्षा विकास कैसा हो, कम हो, तो उसे कहा जाता है अल्प विकसित का विकास। मतलब मान लीजिए कि एक लक्ष्य रखा गया है कि एक निश्चित विकास होना चाहिए, लेकिन उसके अनुपात में विकास का दर क्या होता है, कम होता है, उसे कहा जाता है अल्प विकसित का विकास। ये एजी फ्रैंक के द्वारा करा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है, इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा शहरीकरण का स्तर। तो चलिए हम लोग मानव विकास सूचकांक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है। तो मानव विकास सूचकांक का विकास सबसे पहले महबूब उल हक के द्वारा किया गया था और इसे पहली बार 1990 में जारी किया गया था और इसको प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है इसकी गणना 3 प्रमुख संकेतों के माध्यम से की जाती है। वे संकेतक क्या क्या हैं? जीवन प्रत्याक्षा, स्कूली शिक्षा के अंतर्गत अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष ये आते हैं। थर्ड हो जाता है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति का जो आय है उससे राष्ट्र की आय की तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि किसने सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत दिया है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये फ्रांसीसी विद्वान लुई एडवर्ड ड्यूलुमा के द्वारा दिया गया है। और इसमें सामाजिक केशाकर्षण का जो सिद्धांत है इसमें ड्यूमा के अनुसार एक सभ्य समुदाय में जो प्रजनन का जो व्यवहार होता है जिससे की जनसंख्या नियंत्रित होती है उसे ही सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है। 25th क्वेश्चन है स्टेइंग एलाइव वुमन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वंदना शिवा के द्वारा 2020 में लिखी गई है। राइटर तथा उनके पुस्तक का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मैं एक वीडियो में पूरे राइटर का नाम कर दूंगी। 26 क्वेश्चन है कि विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो यह सर्वप्रथम जे हेबरमॉस के द्वारा दी गई थी। विधि सम्मत संकट की अवधारणा, जो ये अवधारणा 1973 में दी गई थी।
इसमें उन्होंने कहा था कि विधि सम्मत संकट वैसे संकट को कहा जाता है जिसमें कि प्रशासनिक कार्यों, संस्थाओं एवं उसका जो नेतृत्व होता है उसके विकास में गिरावट आती है, उसे विधि सम्मत संकट की अवधारणा कहा जाता है। 27 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों के द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस पद्धति का नाम क्या है? तो इसे निर्जाति प्रणाली विज्ञान कहा जाता है। इसमें उन्होंने बताया है कि निर्जाति प्रणाली विज्ञान का अर्थ होता है कि वैसी विधियों से या नियमाचारों से कि जिसका अध्ययन करने के लिए लोग उसके सामाजिक विश्व को समझने का प्रयोग करते हैं। तो यह जो परिप्रेक्ष्य है वो समाज के सदस्यों के द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के उसका जो जीवन का अर्थ समझने के लिए उसे जो ध्यान केंद्रित करता है उसे निर्जाति पद्धति शास्त्र कहा जाता है। और ये शब्द की रचना सर्वप्रथम किसने की थी? हेरोल्ड गॉरफिंकल ने अपनी पुस्तक एरिस्टिड्स इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? तो इसका केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्य कला यानी कि ड्रामा इसका केंद्रीय परिप्रेक्ष्य है। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है कि किसने यह तर्क दिया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? तो यह जो कथन ये बर्गर एवं लैकमैन की कृति है और उनकी कृति का नाम है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो है ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। चलिए 31 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य के कलिबद्ध किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होता है? तो ये जो इसे विनिमय सिद्धांत कहा जाता है। इसमें कहा गया कि अधिकतर मानवीय जो परितोषण होता है वो दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है। पुरस्कार, लागत, प्रत्याशाएं जो होती हैं वो उपलब्ध विकल्प के रूप में होती है और आपसी संबंध में ये विनिमय संबंधों का मूलाधार होती है। 32 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी है? तो परिस्थिति समुच्चय की जो अवधारणा है ये R.K. मर्टन के द्वारा दी गई है और उन्होंने कहा है कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा धारण की गई जो विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियां होती है उसकी जो नीतियां होती हैं वो क्या होता है? सकुल को परिस्थिति समुच्चय कहा जाता है। सबका मिला पूरा मेल क्या कहा जाता है? परिस्थिति समुच्चय कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप कैसा होता है? तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप प्रतिकारी होता है, रेस्टिट्यूटिव होता है। कानून का जो रूप होता है वह समाज की क्षतिपूर्ति का होता है। समाज मतलब दुर्खिम के अनुसार जो आधुनिक समाज का जो कानून है मनुष्य के द्वारा उसके कुछ अगर क्षति होती है तो वह कानून उसकी क्षतिपूर्ति करता है। मान लीजिए किसी का चोरी हो गया है तो उसी का चोरी का सामान दिलाना, किसी के साथ कुछ और दूसरी घटनाएं घटी है तो उसको इंसाफ दिलाना, न्याय दिलाना, क्षतिपूर्ति का कार्य ये करता है। चलिए 34वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकारों सामाजिक आरोहण तथा सामाजिक अधोगमन का वर्गीकरण किया है? तो ये जो वर्गीकरण है P.S. सरोकिन के द्वारा किया गया है अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार, सामाजिक आरोहण तथा सामाजिक अधोगमन। इसके अनुसार उन्होंने कहा है कि सामाजिक आरोहण जो होता है उसे कहा जाता है अपवर्ड मोबिलिटी। सामाजिक आरोहण में क्या होता है? उसमें व्यक्ति किसी दूसरे समूह के साथ जुड़कर अपनी उपस्थिति को ऊंचा करता है, सामाजिक अपवर्ड करता है यानी अपना स्तर को ऊंचा करता है। सेकंड जो है सामाजिक अधोगमन, इसमें इसको क्या जाता है? डाउनवर्ड मोबिलिटी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? कोई समाज के निचले वर्गों से घुल मिलकर अपना सामाजिक स्थिति को नीचा करता है। इसलिए P.S. सरोकिन ने बताया कि सामाजिक जो गतिशीलता होती है उसका 2 प्रकार उन्होंने वर्गीकरण किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर समूह और बाह्य समूह के मध्य अंतर किसने स्पष्ट किया है? तो अंतर समूह और बाह्य समूह के मध्य अंतर स्पष्ट किया है समनर ने, और उनकी जो पुस्तक थी उसे जिसमें उसने बताया था
फोकवेज, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी। अंतर समूह किसे कहते हैं? अंतर समूह एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य आपस में घनिष्ठ रूप से तथा अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं तथा जिसके हित और मनोवृत्ति काफी समान होती है, एक दूसरे के अपने हित मनोवृत्ति के अनुकूल होते हैं। और बाह्य समूह किसे कहा जाता है? कि वैसे व्यक्तियों का समूह जो बाह्य समूह को रहता है, जो कि बाहर के माने जाते हैं, अर्थात जो बाह्य समूह के सदस्य होते हैं उसे बाह्य समूह कहा जाता है। 36 क्वेश्चन देखा जाता है। मनुष्य का जो अनोखापन है, उसकी जो संस्कृति के जो आधिपत्य है, वो किसमें निहित होते हैं? तो यह वक्तव्य किसने दिए थे? ये जो वक्तव्य है ये के डेविस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पी मैलिनोवस्की किसकी महत्ता पर बल देते हैं? तो पी मैलिनोवस्की निवंशी विज्ञान की महत्ता पर बल देते हैं। उनके अनुसार किसी समाज के प्रथानुगत जो व्यवहार होते हैं, मतलब सदियों से जो व्यवहार चले आ रहे हैं, उनका जो विश्वास है, उनकी जो मनोवृत्तियां हैं, उसका विस्तृत रूप में वर्णन लेखा जोखा तैयार करने की जो विद्या होती है उसे निवंश विज्ञान कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने पीजेंट्स एंड द पीजेंट सोसाइटीज पुस्तक लिखी है? ये टी सेनिन के द्वारा लिखी गई है। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देते हैं, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृतिकरण का जो परिणाम है ये क्या है? तो यह किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता को संस्कृतिकरण का परिणाम कहा जाता है। अब संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा होती है ये MN श्रीनिवास के द्वारा दी गई है, जिसमें कि कोई एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अनुसार कोई निम्न हिंदू जाति के या जनजाति समूह के लोग अपने से ऊंची द्विज जाति के, जो मतलब ऊंची जाति के लोगों के जो रीति रिवाज है, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके जो संस्कार है, उनके जो कानून है, वो उनकी जो विचार है, जीवन शैली है, उसको अपनाकर अपने जीवन शैली को बदलने का प्रयास करती है। क्यों करती है? कि वो देखती है कि ऊंची जाति के लोगों को सम्मान मिल रहा है, तो अगर हम भी उनके रीति रिवाजों को अपनाएंगे तो हमारा भी समाज में उसी प्रकार का स्थान होगा। तो उन रीति रिवाजों को अपनाकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करती है। तो आज हम लोग 40 तक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्लास 2 है, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन करेंगे। और ये सीरीज है 500 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमेंट है तो ज़रूर लिखें। थैंक यू।